नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, हम लोग कक्षा 6 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम पाँचवां चैप्टर जो है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, ये हमारा चैप्टर होगा आज का। ठीक है, देखिए यहाँ पर पर्वत दिखाया गया है। तो पृथ्वी पर क्या क्या चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं, क्या क्या मौजूद है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल में, उसी को हम देखते हैं। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। पहले अध्याय में हमने पढ़ा कि पृथ्वी जो है एक अद्भुत ग्रह है। अद्भुत ग्रह क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जीवन संभव है, यहाँ पर हवा है, पानी है। ठीक है, मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। तो पर्यावरण के 3 घटक कौन हैं? भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। तो पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। और पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। तो जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित हैं। तो पृथ्वी के 3 परिमंडल कौन हो गए? एक तो भूमंडल, फिर वायुमंडल और तीसरा जलमंडल। तो 3 मंडल होते हैं। ठीक है, अब देखिए शब्दों की उत्पत्ति। ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ है पत्थर, एटमास का अर्थ है वाष्प, ह्यूडर का अर्थ है जल, बायोस का अर्थ है जीवन। क्या आप इनसे और अधिक शब्द बना सकते हैं? तो जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है। जीवमंडल जो है यह एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। अब है भूमंडल का आज हम अध्ययन करेंगे। तो पृथ्वी के ठोस भाग को, किस भाग को? ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से, यानी जो पृथ्वी की ये जो सतह है इसमें जो बड़े ऊंचे भाग हैं इनको, नहीं, बड़ा भाग है जो भूभाग है उसको महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन कहा जाता है या के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। अब चित्र 5.1 में हम देखेंगे, क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? चलिए इसको देखते हैं। तो समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है क्योंकि समुद्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए अगर जुड़े नहीं रहेंगे तो उनका तल समान नहीं रह सकता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। कोई स्थल कितना ऊंचा है उसकी ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। ये देखिए विश्व महाद्वीप एवं महासागर। ठीक है, तो इसको हम देखें, अगर इस तरह से हम कर लें तो यह देखेंगे ये पूरे विश्व का मैप है। यहाँ पर आपका हिंद महासागर है, यह प्रशांत महासागर है, यहाँ पर प्रशांत महासागर है, यह अटलांटिक महासागर है। ठीक है, अब महाद्वीपों के बारे में देखते हैं। तो ये है एशिया महाद्वीप, यहाँ है एशिया महाद्वीप है। उसके बाद यूरोप है, ये है अफ्रीका महाद्वीप, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका और ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इस तरह से हम देख सकते हैं। बाकी देखें तो समुद्रों को देखते हैं, यानी महासागरों को देखें तो पूरी तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनका तल जो होता है वह हर जगह समान रहता है।
बता रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है, जो समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। और विश्व का सबसे गहरा भाग, जहाँ एक तरफ ऊंचाई की बात कर रहा है तो वहीं यह भी बता रहा है कि विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त या मेरियाना ट्रेंच इसको कहते हैं, ट्रेंच, ठीक है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? अब सोचिए, क्या आप जानते हैं न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेनजिंग नोर्गे तो सबसे पहले एवरेस्ट पर्वत पर पहुंचने वाले कौन थे? तो न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेनजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेनजिंग नोर्गे, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेनजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। यानी कि अगर पूछा जाएगा कि एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो एडमंड हिलेरी तथा तेनजिंग नोर्गे 29 मई 1953 को इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर शिखर पर पहुंचे थे। ये जापान की जुंको ताबेई, जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। और बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। तो प्रश्न है, सबसे पहले एवरेस्ट शिखर पर किसने कदम रखा? तो एडमंड हिलेरी और शेरपा तेनजिंग नोर्गे। सबसे पहले किस महिला ने रखा? तो जापान की जुंको ताबेई ने रखा। और सबसे पहले भारतीय महिला कौन थी जिन्होंने एवरेस्ट शिखर पर कदम रखा? तो वह थी बछेंद्री पाल। अब बता रहा है पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप हैं, यानी कि जो जल राशियाँ हैं वह इनको अलग किए हुए हैं। सबसे पहला महाद्वीप है एशिया, दूसरा यूरोप, तीसरा अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। ये 7 महाद्वीप हैं। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। ठीक है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग, लगभग 30 से 33% भाग को ये कवर किए हुए है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर के गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया या यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है, यानी सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। यूरोप आर्कटिक वृत्त इससे होकर के गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। और विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति का अध्ययन कीजिए। तो यूरोप जो है, जैसे ये यूरोप है तो इधर भी सागर, उत्तर में भी सागर, दक्षिण में भी सागर, पूरब में जो है एशिया महाद्वीप है। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर के गुजरती है। जो विषुवत रेखा, इक्वेटर या भूमध्य रेखा है, वह अफ्रीका महाद्वीप के बीचों बीच से लगभग होकर के गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर के कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो यह एक बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकता है कि वह कौन सा महाद्वीप है जिससे
हो करके विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देख करके आप पता लगा सकते हैं। आप अध्ययन करने के लिए जब भी आप भूगोल का अध्ययन करें तो आप अपने पास एक एटलस जरूर रखें और उसको देख करके उसके साथ साथ अध्ययन करेंगे तो आप भूगोल अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर के गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त इसके किन किन भागों से होकर के गुजरती है। आप इसको देख करके ये भी जान सकते हैं कि यह किन किन देशों से भी होकर के गुजरती हैं। अब उसके बाद है उत्तरी अमेरिका, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है। दक्षिण अमेरिका से यह जुड़ा हुआ है जिसे पनामा जल स्थल संधि कहा जाता है। ठीक है, यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? तो बिल्कुल बता देंगे। इसके नीचे है, देखिए ये है, अगर हम बात करें दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की तो इसके पश्चिम में है प्रशांत महासागर, इसके पूर्व में है अटलांटिक महासागर और इसके दक्षिण में है हिंद महासागर। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं? पूर्व में है अटलांटिक महासागर और पश्चिम में है इसके प्रशांत महासागर। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। तो ये प्रश्न फिर बन गया कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो एंडीज। और उत्तरी अमेरिका में अगर कोई पर्वत श्रृंखला है तो वह है रॉकी और दक्षिण अमेरिका में है एंडीज। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी नदी का मतलब होता है कि इसकी जो चौड़ाई है वह अधिक है अमेजन की, और नील नदी जो है लंबाई में अधिक है। अब ये देखिए ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका स्थल संधि, यही स्थल संधि है जो इसको पनामा स्थल संधि कहते हैं। स्थल संधि स्थल का एक संकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। जल संधि क्या होती है? जल संधि पानी का संकरा भाग होता है जो 2 बड़े जलराशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ती है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी और इधर है अरब सागर, तो इसको जो है यहाँ पर ये है पाक जल संधि। ठीक है, इसको ये जोड़ती है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया जो है यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ़ की परतों से ढका रहता है। यह हमेशा मोटी बर्फ़ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ हैं। मैत्री, दक्षिण गंगोत्री, ठीक है, मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री भारत के शोध संस्थान वहाँ पर बनाए गए हैं। जलमंडल, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, मानचित्रों में भी आप देखें कि जलाशयों को नीले रंग से दिखाया जाता है। तो पृथ्वी का 71% 71% भाग जल है तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित होते हैं, जैसे
जल वाष्प और उसका जो गैसीय रूप होता है वह उपस्थित होता है। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित है। ठीक है, जलमंडल में तो महासागर हो गया, नदियाँ हो गई, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प जलमंडल में सारे सम्मिलित होते हैं। अब आगे बढ़ें। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। आप सोच लीजिए कि 100% में से 97% जल समुद्रों में पाया जाता है और वह खारा होता है, उसका उपयोग मानव के लिए उस जल का उपयोग नहीं कर सकता है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। तो शेष जो जल है वो कहाँ है? बर्फ की परतों में है, हिम नदियों में है तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। तो जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है, माने जिसमें अशुद्धियाँ न मिली हुई हो, इस तरह जो जल है वो बहुत ही कम मात्रा में है और जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। महाद्वीपों के तुलनात्मक आकार देखिए, ये देखिए, ये एशिया महाद्वीप, ठीक है। अब अगर इसको देखें तो गिने, अगर 1 2 3 4 5 6 7 7 7 14 7 21 6 27 5 32 6 38 6 44, इस तरह से देखें तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा, फिर उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप, फिर है उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका भी काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया है। कौन बड़ा है? यूरोप या ऑस्ट्रेलिया में कौन बड़ा है? तो देखें, देखिए इन खानों से देख सकते हैं आप, देखिए ऑस्ट्रेलिया में 1 2 3 4 5 6 7 8 है, इसमें 3 3 6 3 9 1 10 है। इसका मतलब यूरोप बड़ा है। अब हम महासागर के बारे में पढ़ेंगे। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जलमंडल के मुख्य भाग तथा आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगें, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी की 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर में स्थित मेरियाना गर्त या मेरियाना ट्रंच है, जिसकी गहराई 11,022 किलोमीटर है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। चित्र 5.1 में इसको आपने देखा होगा। तो प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। ये देखिए चित्र, ठीक है। दंतुरित तटरेखा, दंतुरित तटरेखा मतलब होता है कटी फटी तटरेखा जो होती है उसको दंतुरित कहा जाता है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। अटलांटिक महासागर जो है यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। एस अक्षर के आकार का क्यों है? ये देखिए, ये उत्तरी अमेरिका और यहाँ है नीचे ये दक्षिणी अमेरिका। तो इस तरह से ये उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के पूर्व में स्थित है और यस आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है, यानी कटी फटी है।
यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। दंतुरित तटरेखा जो होती है प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए अच्छी मानी जाती है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है, क्योंकि यूरोप से अमेरिका, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का जो व्यापार होता है वह इसी अटलांटिक महासागर के द्वारा किया जाता है। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। ठीक है, यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जलसंधि के नाम से जाना जाता है। तो आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जलसंधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। अब पढ़ेंगे हम वायुमंडल को। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है। किससे घिरी है? गैस की एक परत है जो हमें दिखती नहीं है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों के सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें हमारे शरीर को, हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचा देती हैं। तो वायुमंडल में एक ओजोन की परत होती है, ओजोन लेयर है, ओजोन की परत है जो सूर्य की किरणों को सीधे हम तक आने से रोकती है। ठीक है, इससे फिल्टर्ड होकर के तब सूर्य की किरणें हम तक आ पाती हैं। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक? 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, अब घटक कौन है इसके वायुमंडल के? तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। वायुमंडल की 5 परतें हैं। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल एवं बहिर्मंडल, इस तरह से कुल 5 मंडल हैं। सबसे पहले पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो क्षोभमंडल, उसके ऊपर समतापमंडल, फिर मध्यमंडल, फिर आयनमंडल और सबसे ऊपरी जो मंडल है वो बहिर्मंडल है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है। अभी देखिए नाइट्रोजन कितना है? 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, तो ये दोनों मिलकर के 99% हो गए। और बाकी में जो अन्य गैसें हैं वो बहुत ही कम मात्रा में मौजूद होती हैं। तो वायुमंडल जो है मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ये सारी गैसें मिलकर के 1% हैं। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो जो हरे पेड़ पौधे हम देखते हैं वह वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन की उपस्थिति से ही उनका हरा भरा रहना संभव हो पाता है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है। तो देखिए प्रत्येक गैस जो है मौजूद है उसका अपना महत्व है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? पृथ्वी से जो ऊष्मा छोड़ी जाती है उसको अवशोषित कर लेती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। जब हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो वायुमंडल का जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, जो घनापन है, वो बदलता रहता है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक पाया जाता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेज़ी के साथ घटता जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए इस तरह से अगर घना है तो धीरे धीरे ऊपर जाएंगे तो यह हल्का होता जाएगा। आप जानते हैं कि पहाड़ों
पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी की होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। यानी हवा कम मिलती है तो उन्हें सांस लेने में कठिनाई होती है, तो ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाना पड़ता है। ठीक है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है, तो वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। ठीक है। तो ऊपर जाने पर क्या क्या होता है, जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने पर तापमान तथा घनत्व ये दोनों जो होते हैं ये कम होते हैं। ठीक है। तो सांस लेने में दिक्कत होती है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। तो वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। ठीक है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। जो वायु गतिशील होती है उसको पवन कहा जाता है। अब देखिए ये जैव मंडल है। जैव मंडल में देखिए भूमंडल है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, इसको तीनों को मिलाकर के जैव मंडल कहा जाता है। अब है जीव मंडल या जैव मंडल। जीव मंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर के बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। जैसे डायनासोर वगैरह भी पृथ्वी पर आपने देखा है फिल्मों में। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों, जंतु जगत एवं पादप जगत, यानी कि जंतु और वनस्पतियों में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। तो पृथ्वी के तीनों परिमंडल कौन है? स्थल, जल तथा वायु। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का जो कटान होता है वह तेज़ी से होने लगता है। यानी वहाँ से मिट्टी तेज़ी से कटने लगती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़े रखती हैं। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से इनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। झीलों तथा नदियों में जैसे अब फैक्ट्रियों का गंदा पानी जब झीलों और नदियों में जाएगा तो मानव के उपयोग के लायक भी नहीं रहेगा तथा उससे अन्य जो जीव हैं, कोई जानवर है, ठीक है, अगर वो भी पानी पीते हैं तो उनके लिए भी वो जल हानिकारक हो जाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। कभी आपने पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? पृथ्वी की ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है। लेकिन जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक हो जाएगी तो वह पृथ्वी की ऊष्मा को पूरी तरह से वो जो वायुमंडल का वो है आवरण है उससे बाहर नहीं जाने देती है। इसलिए पृथ्वी पर जो ऊष्मा की मात्रा है वो बढ़ने लगती है। इसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है
उस पृथ्वी के संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? तो देखिए, पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीप एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। तो 2 महाद्वीप जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं, ये आपके हो जाएंगे अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। वायुमंडल की विभिन्न परतें क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और बहिर्मंडल। उत्तरी गोलार्ध को स्थली गोलार्ध क्यों कहा जाता है? उत्तरी जो गोलार्ध है उसको स्थली गोलार्ध इसलिए कहा जाता है कि उसका पूरा भाग जो है स्थल पर, वहाँ पर मतलब जलमंडल कम है, स्थल मंडल अधिक है। जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है? जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल में जीवन के लिए मौजूद जो आवश्यक दशाएं होती हैं वह मौजूद होती हैं, इसलिए उसको जीवमंडल कहा जाता है। अब है कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? एंडीज, हिमालय या यूराल? सही उत्तर है इसका यूराल पर्वत श्रृंखला अलग करती है। उत्तर अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से कैसे जुड़ा है? स्थल संधि से, जल संधि से, नहर से, स्थल संधि से, और इस स्थल संधि का नाम है पनामा स्थल संधि। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन का है, कितना है? 78%। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है? वायुमंडल, जलमंडल, थलमंडल। तो थलमंडल जो है ये ठोस चट्टानों का बना है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ये अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, आपका एशिया हो जाएगा। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग ये हो जाएगा मेरियाना गर्त या मेरियाना ट्रंच, प्रशांत महासागर में स्थित है। महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया है। किस महासागर का नाम? तो हिंद महासागर का नाम भारत या हिंद के नाम पर रखा गया है। स्थल, जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है। कौन सा है? जैवमंडल। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ यूरेशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरेशिया। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर एवरेस्ट है। यह हिमालय पर्वत पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। ठीक है, इस तरह से आज हमने पृथ्वी के जो परिमंडल हैं उसका अध्ययन किया। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कर लें, तथा अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।